अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारी डिस्कशन चल रही है एक्सटर्नल एनालिसिस की। एक एनालिसिस होता है जिसे पेस्ट एनालिसिस कहते हैं। पेस्ट स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल। अब पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, सोशल तक की डिस्कशन हम कर चुके हैं। आज हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी जो है ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल वेरिएबल्स हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटर्नली इफेक्ट करते हैं। लेसन नंबर 9 तक हम बाकियों को डिस्कस कर चुके हैं। अब लेसन नंबर 10 में हम टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। अब टेक्नोलॉजी में क्या है? इंटरनेट है, सेमीकंडक्टर है, एक्सएमएल है। ये बेसिकली मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, अल्ट्रा डब्ल्यू वाइड बैंड वायरलेस है, कम्युनिकेशंस। नाम लिखे हुए हैं, आपको याद करने की एक्स्ट्रा वर्किंग की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा बहुत इनको बता दें। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज। कुछ डिस्कशन लिखी हुई हैं, ये आपका एक एमसीक्यूज है कि एचटीएमएल को, सॉरी मैं थोड़ा हाईलाइट भी साथ साथ कर दूं कि हाँ ये है हाईलाइट। ठीक हो गया जी। परमानेंट सिलेक्शन कर लेते हैं हाईलाइट की, ठीक है जी। ये एक आपका एमसीक्यूज है कि एक्सएमएल जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे एचटीएमएल के थ्रू रिप्लेस किया गया। तो अब बाकी इनमें कोई ऐसा कोई इतनी पढ़ने वाली बात नहीं थी, हम काम की बात पे आते हैं। जी, टेक्नोलॉजी आने की वजह से दो नई सीट्स जो हैं वो किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी को फोकस कर रही होती है, ये दो नई पोस्ट जो है वो उसमें जनरेट हुई। एक चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर है और एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, सॉरी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है। ये दोनों जो है साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, और साथ साथ ही इनकी जो वर्किंग है वो बेसिकली जरूरत के मुताबिक होती भी साथ साथ है, और उसी वजह से इनकी कंपनी आगे बढ़ पाती है। ठीक है, मैं जल्दी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी कर दूं। जो चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर है ये सोशल मीडिया और इंफॉर्मेशन के हवाले से और कंपनी के दूसरे मामला को देखता है, और टेक्नोलॉजी जो कंपनी के इंटरनल मैटर्स होते हैं, जगह नई टेक्नोलॉजीज जो है कंपनी में कौन सी इंस्टॉल करनी है, कौन सी कंपनी के लिए छोटा बड़ा, इन मामला को देखता है। ठीक हो गया। टेक्नोलॉजी बेस्ड इश्यूज में क्या आता है कि अंडरलाइन नियरली एवरी स्ट्रेटेजिक डिसीजन। टेक्नोलॉजी जो है करंटली हर स्ट्रेटेजिक डिसीजन में इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है, अब देखिए कितनी अच्छी स्टेटमेंट लिखी है। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ड्रामेटिकली कैन अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट, सर्विसेज, मार्केट, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, कंपटीटर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब देखिए कभी दौर था कि अगर कोई सेलमैन ऑर्डर लेने आता था तो उसने एक बड़ा सा पेज पकड़ा होता था, वो आके शॉप को देता था कि जनाब ये इसमें जो जो ऑर्डर आपने देना है वो बता दें क्या क्या चीज़ें हैं, और वो उसको अपने पेज पे लिख लेता था या कहता था जी इस पे आप मार्क कर दें। अब वो चीज़ खत्म हो गई है। पेज तो अभी होता है, आके बताना होता है कि ये प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, लेकिन वो अपने मोबाइल पे ही ऐप ओपन करते हैं और ऑर्डर प्लेस करते चले जाते हैं। उसी वक्त ऑन द स्पॉट जो अपने ऑर्डर दिया है शॉपकीपर ने, उसने सेलमैन ने ऑर्डर नोट किया है, वो ऑर्डर ऑन द स्पॉट ऐप में डायरेक्टली हुआ है, वो डायरेक्टली सेल्स डिपार्टमेंट के पास चला गया। सेल्स डिपार्टमेंट उसको प्रोसेस करके, जब तक वो बंदा सेलमैन वापस ऑफिस पहुंचता है तब तक उस कंपनी का, उस कस्टमर का ऑर्डर रेडी हो चुका था कि वो नेक्स्ट डे या सेम डे डिलीवर होना है। ठीक है, इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी दूसरा चीज क्या किया है कि अब ऑनलाइन शॉपिंग के ट्रेंड आ गया है, ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप हो रही है और जो कंपनीज अब अपने आप को टेक्नोलॉजी पर ट्रांसफर नहीं कर रही, वो अल्टीमेटली प्रॉब्लम में आएंगी। आगे एक और बात को करें, टेक्नोलॉजी चेंज कैन रिड्यूस एलिमिनेट कॉस्ट बैरियर्स बिटवीन बिजनेसेस, क्रिएट शॉर्टर प्रोडक्ट रन, क्रिएट शॉर्टर टेक्नोलॉजी स्किल्स, एंड रिजल्ट इन चेंजिंग वैल्यूज एंड एक्सपेक्टेशंस। वैल्यूज भी चेंज हो रही हैं, एम्प्लॉयज़ की, कस्टमर्स की, मैनेजर्स की, सब एक्सपेक्टेशंस चेंज हो रही हैं। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जो है वो कंपेटिव एडवांटेज भी क्रिएट करता है। ठीक है, कि जो कंपनीज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हैं वो बेहतर परफॉर्म करती हैं एज कम्पेयर टू द अदर्स। जैसे ना द ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिशनली हैव लिमिटेड टेक्नोलॉजी एक्सपेंडिचर्स टू व्हाट दे कैन फंड आफ्टर मीटिंग मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, अर्जेंट नीड अ रिवर्सल इन थिंकिंग। जिन ऑर्गेनाइजेशन ने टेक्नोलॉजी पे अभी तक काम नहीं किया, ट्रेडिशनली चल रही हैं, उनके टेक्नोलॉजी का एक्सपेंडिचर तो कम है, लेकिन वो ज़रूरी है कि वो अर्जेंटली इसको रिवर्स कर लें ताकि वो आगे बढ़ सके। मिसाल दूंगा आपको नोकिया की। नोकिया के मोबाइल से एक वक्त था कि फिनलैंड का 90% जो रेवेन्यू है वो सिर्फ नोकिया कर रहा था, यानी कि जो जीडीपी था फिनलैंड का उसका 90% सिर्फ नोकिया कंट्रीब्यूट कर रहा था।
लेकिन एक वक्त आया कि नोकिया नोकिया मार्केट से एलिमिनेट हो गया। क्यों? क्योंकि जब गूगल ने एंड्रॉयड लॉन्च किया और सैमसंग और इस तरह की कंपनीज ने एंड्रॉयड को एक्सेप्ट करके एंड्रॉयड फोन्स लॉन्च किए, तो नोकिया ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। नोकिया ने कहा जी हम अपना सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम ही लेकर चलेंगे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि नोकिया मार्केट से एलिमिनेट हो गया। फिर नोकिया ने विंडोज के साथ पैचअप करके विंडो मोबाइल्स लॉन्च किए, लेकिन वो कस्टमर्स ने एक्सेप्ट नहीं किए। हाँ, अगर वो पहले ये काम कर लेते तो शायद एंड्रॉयड इतना मार्केट में इन ना हो पाता। ठीक है। आगे कुछ एग्जांपल्स वगैरह इसी तरह की चीज़ें चल रही हैं, कोई ऐसा को नहीं है। अगर हम कंपैरेटिव फोर्सेस की फर्दर बात करें तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं ड्राइवर्स की तरफ से, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेस, कैपेबिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजीज। ये बेसिकली यही उनके क्वेश्चंस हैं कि कस्टमर हमारे जो कंपेटिटर है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसकी खसूसियात क्या है, उसके पास फर्दर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके थ्रेट्स क्या हैं, उसके मकासद क्या हैं। ये सारी चीज़ें उसकी स्ट्रेटजीज, वो किन स्टडी पे चल रहे हैं, हमने स्टडी के साथ साथ करनी होती हैं अगर हमें मार्केट में इन रहना है और कम्पीट करना है। अगर हम इन चीज़ों को नहीं देखते तो फिर हम मार्केट से एलिमिनेट हो जाते हैं। आगे कुछ फिर एग्जांपल्स हैं जो कि ऐसा हमारे किसी काम की नहीं है, ठीक है, हमें देखने की जरूरत नहीं है। की क्वेश्चंस फिर वही बात, व्हाट इज द मेजर कंपैरेटर स्ट्रेंथ वीकनेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट चलेंगे जी। कुछ यहाँ पे लिखी हैं 7 कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्राइब द मोस्ट कंपैरेटिव कंपनीज इन अमेरिका। अब अमेरिका नाम भी लिया तो जनरली 7 कैरेक्टरिस्टिक जो है कंपैरेटिव फर्म्स की क्या है, उनका मार्केट शेयर अच्छा है, अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर प्रिसाइजली व्हाट बिजनेस यू आर इन, वो किस बिजनेस में काम कर रहे हैं अच्छे तरीके से जानते हैं, वेदर इट्स ब्रोक और नॉट, फिक्स इट, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे किस तरह से फिक्स कर रहे हैं, इनोवेट एंड इवेपोरेट, वो चीज़ मार्केट कंपनी से ख़त्म करनी है, जो नहीं लेके आनी है वो उस पर काम करते हैं। एक्विजिशन इजेंशियल टू ग्रोथ, वो ये बात जानते हैं कि एक्विजिशन इसेंशियल हैं, बेशक बैकवर्ड इंटीग्रेशन करें, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करें, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन करें, लेकिन एक्विजिशन ज़रूरी हैं। पीपल्स मेक डिफरेंस टायर्स ऑफ हियरिंग इट, ठीक है, लोगों को चेंज चाहिए, रूटीन में वो थक जाते हैं लोग, चीज़ें रूटीन वाली सुन सुन के। तो इस तरह की ये चीज कुछ टर्म्स हैं जो कि अब इसके साथ साथ competitive intelligence program, systematic and ethical process of gathering and analyzing information about the competition activities and general business trends to further a business own goals। ये एक बड़ा अच्छा इंटेलिजेंस प्रोग्राम है जिसके अंदर हम ये जानते हैं कि कंपटीशन किस तरह का चल रहा है, कंपिटेटिव एक्टिविटीज कौन सी चल रही हैं। ये अक्सर औकात थर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो हैं जो कि उससे ताल्लुक नहीं रखती वो चलाती हैं। ये हमारा टेक्नोलॉजी का पोर्शन था। इसके बाद अगला आ गया इंडस्ट्री एनालिसिस। इंडस्ट्री एनालिसिस में बेसिकली पोर्टर फाइव फोर्सेस की बात करते हैं। पोर्टर फाइव फोर्सेस में क्या चीज़ है, डायरेक्टली उसी पे आते हैं, लेकिन हम ये इंटेलिजेंस प्रोग्राम जो है वो इसी चीज़ पर मबनी है। ठीक है, उसमें क्या है, पोटेंशियल डेवलपमेंट, सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स हैं, सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर है, कंज्यूमर्स हैं, कंपेटिटर्स हैं, और राइवलरी अमंग द कंपेटिटिव फर्म्स, आपके कंपेटिटर्स हैं, और न्यू एंट्री है। ठीक है, 5 टोटल फोर्सेस हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन बियर करती है। दोबारा रिपीट करूंगा, थोड़ा सा बता भी दूंगा, और यही एक्सप्लेनेशन काफ़ी है। सबसे पहले बात करते हैं कि आपके जो सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स हैं, ये आपके लिए सबसे बड़ा थ्रेट है कि जो सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स हैं वो अल्टीमेटली आपके सेल को डाउन करती हैं। फिर कंज्यूमर की बार्गेनिंग पावर है, कंज्यूमर चाहता है कि मुझे क्वालिटी मिले, लो प्राइस में मिले। ठीक है, अगर आप कंज्यूमर को सेटिस्फाई नहीं करते तो कंज्यूमर शिफ्ट कर देगा। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर है कि सप्लायर्स अगर आपको प्रॉपर मटेरियल अच्छा प्रोवाइड नहीं कर रहे तो आप अच्छी प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। ये सप्लायर की बार्गेनिंग पावर है, सप्लायर आपको कहता है जी अच्छा मटेरियल चाहिए तो प्राइस अच्छी पे करे। प्रॉब्लम होती है कभी कभार सप्लायर जो है वो मटेरियल देने से इनकार कर देता है। फिर आता है पोटेंशियल एंट्री ऑफ न्यू कंपेटर्स, न्यू एंट्रेंस। न्यू एंट्रेंस रूटीन वाइज तो चले तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन अगर कोई बड़े लेवल की फॉर्म अगर मार्केट में एंटर होती है तो वो आपके लिए बहुत बड़ा राइवल हो सकता है। और जो एग्जिस्टिंग कंपेटिटर्स है, इट इज आल्सो अ राइवलरी। ठीक है, ये 5 किस्म के फोर्सेस हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन फेस करती है, इंटरनली एंड एक्सटर्नल। ठीक है, इस पैराग्राफ में यही कुछ लिखा है, अगर आप रीड करना चाहें तो कर लीजिएगा। आगे चलेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया इंटरनल फैक्टर इवेलुएशन मैट्रिक्स। ये दो मैट्रिक्स होती हैं, एक एक्सटर्नल फैक्टर होती है, एक इंटरनल फैक्टर होती है।
एक्सटर्नल फैक्टर में हम जो हमारे एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं, जो एक्सटर्नल वेरिएबल्स हैं, हम उनको सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ लिखा है 5 स्टेप प्रोसेस। हम बेसिकली क्या करते हैं, हम अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स को लिस्ट डाउन करते हैं। लिस्ट डाउन करने के बाद हम उनको वेट्स असाइन करते हैं, और वेट साइन करने का तरीका क्या होता है कि 0 से 1 के दरमियान वेट साइन करने हैं, कि जितने कम फैक्टर्स हैं उन सब के जब वेट्स को जमा करें तो आंसर 1 आना चाहिए। ठीक है, मेंशन दिया नीचे, सम ऑफ ऑल वेट्स इज इक्वल 1। उसके बाद असाइन 1 to 4 रेटिंग फॉर ईच फैक्टर, उनको रेटिंग भी दें उन फैक्टर्स को, और फिर अपने वेट्स को और फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, और एट द एंड उन सब का सम कैलकुलेट करें, जो कि नीचे एक पैराग्राफ में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। मेरा ख्याल है ये सारी उसने तरीका अगर बताया। ये जी पैराग्राफ है। इसके अंदर देखें कि उसने जो अपॉर्चुनिटीज थी एक्सटर्नली उन सबको लिया, इस अपॉर्चुनिटी के कितना वेट, हर एक वेट असाइन किया जो कि टोटल 1 बनता है, फिर उनकी रेटिंग असाइन की। नंबर 1 पे हमारी अपॉर्चुनिटी कौन सी है, यानी कि हर एक रेटिंग 1, 3, 1, 4, 3, यानी किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। इस तरह थ्रेड्स को उसने किया सेपरेटली। तो ये सारे फैक्टर्स को जब उसने मल्टीप्लाई किया तो उसके पास ये टोटल आया 2.1। अब रेटिंग में वो कहता है कि रेटिंग जो है, नॉर्मल एवरेज स्कोर 2.5 है, और एक अच्छा स्कोर जो है, वेटेड स्कोर जो कह लें कि आइडियल ऑर्गेनाइजेशन का होता है, वो 4 होता है। ठीक है, लोएस्ट पॉसिबल टोटल 1 होता है। तो हमें 2.5 के राउंड बोट रहना है, 2.1 सम हो एवरेज ही कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो इसका कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ भी सकता है कि आपको कहा जाए कि वेट्स दिए जाए। वैसे नॉर्मली आया नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए, एमसीक्यूज अक्सर आ जाते हैं। पूछ लिया जाता है कि वेट्स किस तरह असाइन किए जाते हैं, ये बेसिकली इनका मकसद क्या होता है। यहाँ ये पूछा जाता है कि वेट्स का टोटल किसके इक्वल होना चाहिए। इस तरह का एमसीक्यूज अक्सर आ जाता है। ठीक है, सेम एक्सटर्नल फैक्टर इवैल्यूएशन को ही हम इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन में भी यही एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन आगे चल के आपको बताते हैं। फिर हमारे पास एक आती है सीपीएम मैट्रिक्स, कंपैटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स। ये क्या है, ये कंपैटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स आइडेंटिफाई अ फर्म मेजर कंपैटिटर्स एंड देयर पर्टिकुलर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन रिलेशन टू अ सैंपल फर्म स्टैटिक पोजीशन। किसी फर्म की स्टैटिक पोजीशन को चेक करना, उसको कंपैटिटर्स के साथ यानी कि वो सॉरी कंपैटिटर्स को आइडेंटिफाई करना और उनकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस को देखना, ये इस मैट्रिक्स का कमाल है। ठीक है जी। अब इस मैट्रिक्स में नीचे यही बात उसने लिखी है, उनको स्कोरिंग की है, मुख्तलिफ रेटिंग की है, पॉलिटिकल फैक्टर्स की, और उन सबको कैलकुलेट किया है। सेम, यानी कि ये भी उससे एक्सटर्नल फैक्टर वैल्यूएशन से मिलता जुलता है। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा लेसन नंबर 12 तक 11 तक था। 12 जो कि आईएफई है, तो आगे इंशाल्लाह 12 अगले लेसन में देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपके लिए यह हेल्पफुल होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।